नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सोनी और आज हम बात करेंगे झारखंड को लेकर। जी हां, झारखंड बहुत बड़ी एक यूं कह सकते हैं कि एक चुनौती बीजेपी के लिए रही है और उसी के साथ ये सवाल खड़े हो रहे थे जब मतगणना हो रही थी कि इस बार क्या कुछ नतीजे होंगे, क्या भाजपा के हाथ से पांचवा ऐसा राज्य होगा जो फिसल जाएगा। क्योंकि 2017-18 की अगर बात करें तो 80% जो है वो बीजेपी थी, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथ से राज्य फिसलते गए और ये पांचवा ऐसा राज्य था जिसे लेकर सवाल खड़े हुए थे कि क्या उसके हाथ से फिसलेगा। लेकिन जब नतीजे आए तो जेएमएम गठबंधन जो है वो बहुमत के साथ उभरता साफ तौर पर नजर आया और कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें मिलती जुलती नजर आई, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उससे काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। तो सबसे पहले वही बात करते हैं 2019 के चुनाव में जो वोट शेयर रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम, राजद, जदयू, बसपा 1.53% रहा है वोट का जो शेयर है। सीपीआईएम की बात करें तो 0.32% यानी 32%। आजसू 8.10%। ये हम आपको बता रहे हैं कि 2019, दूसरी तरफ 2019 के चुनाव में जो वोट का शेयर था। एआईएम की बात करें तो 1.16% रहा और जेडीएस 0.01%। वहीं 2014 की अगर हम बात करें तो भाजपा का जो परसेंट था वो 21.26% था, कांग्रेस 10.46%, जेएमएम 20.43%, जेवीएम 9.99%, राजद 3.13%, जदयू 0.73%, आजसू 3.68% और सीपीआई की अगर बात करें तो 0.89%। तो जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो बीजेपी के लिए थी। जेएमएम से 15% अधिक वोट पाए हैं, लेकिन उसके बाद भी सत्ता नहीं बजा पाई है बीजेपी। और आंकड़ों में अगर हम नफा नुकसान देखें तो अभी आपके सामने है। बता दें आपको कि एक साल में बीजेपी ने 5 बड़े राज्य गंवा दिए हैं, 5वां झारखंड है। बीजेपी को मुख्यमंत्री थोपने के आरोपों की रणनीति में बदलाव करना होगा। यह वाकई बहुत बड़ी चुनौती उसके लिए है, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि जितने भी राज्य थे वहां पर जिनका स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री के तौर पर खड़ा किया गया और हमेशा से मुख्यमंत्री थोपे गए बीजेपी द्वारा। 2020 दिल्ली और बिहार बीजेपी के लिए चुनौती रही। पीएम मोदी पर और अमित शाह, इन्होंने रैलियां की थी। 81 में से 60 विधानसभा सीटों को इन्होंने कवर किया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 6 रैलियां की, 24 विधानसभा सीटों को कवर किया। तो 2014 के चुनाव में जहां बीजेपी के करीब 31% वोट शेयर थे, वहीं इस चुनाव में ये वोट शेयर बढ़ गए, 34% हो गए, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी पिछड़ती हुई साफ तौर पर नजर आई। हालांकि लोकसभा चुनाव 2019 के वोट शेयर से बीजेपी की तुलना अगर करें तो उसे घाटा ही हुआ है। इसी साल लोकसभा में राज्य में 51% वोट पाने वाली भाजपा है और उसे विधानसभा चुनाव में 33.4% मत मिले हैं। वहीं झारखंड की हार के बाद 2017 तक तो 19 राज्यों में देश की 72% आबादी पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अब 16 राज्यों की 42 आबादी तक ही सिमट कर रह गई है। तो आज खास खबर में यही मुद्दा होगा जिसे लेकर आज हम तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे, उनसे आपकी मुलाकात करवाऊंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर।
भाजपा 33.37%, कांग्रेस 13.88%, जेएमएम 18.72%, जेवीएम 5.45%, राजद 2.75%, जदयू 0.73%, बसपा 1.53%, सीपीआईएम 0.32%, आजसू 8.10%, सीपीआई 0.46%, एआईएमआईएम 1.16%, जेडीएस 0.01%। 2014 के चुनाव में वोट शेयर: भाजपा 31.26%, कांग्रेस 10.46%, जेएमएम 20.43%, जेवीएम 9.99%, राजद 3.13%, जदयू 0.73%, बसपा 1.82%, सीपीआईएम 0.50%, आजसू 3.68%, सीपीआई 0.89%। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान पूर्ण हुआ और हेमंत सरकार के गठन की नींव भी रख दी गई है। झारखंड में चुनाव के नतीजों से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। सत्ता कायम रखने की कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है और हेमंत सोरेन की अगुवाई में जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन ने जीत का परचम लहरा दिया है। नतीजों में जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 47 सीटों के साथ ही बहुमत मिल गया है। इस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। अगर वोट फीसदी की बात की जाए तो करीब 15% अधिक वोट पाने वाली बीजेपी सत्ता नहीं बचा पाई, जबकि जेएमएम को बीजेपी की तुलना में 15% वोट कम जरूर पड़े, लेकिन उसने भाजपा से 5 सीटें अधिक जीत ली। सीटों की संख्या में भले ही जेएमएम ने भारतीय जनता पार्टी को मात दे दी हो, मगर वोट शेयर के मामले में बीजेपी को फायदा ही हुआ है, जबकि जेएमएम का वोट शेयर भी घटा है। जो इस राज्य को स्पष्ट जनादेश दिया है, इसके लिए मैं राज्य के मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। निश्चित रूप से आज का ये जीत कई मतदाता हमारे झारखंड के लोगों के लिए उत्साह का दिन तो है ही, लेकिन मेरे लिए आज का दिन एक संकल्प लेने का है। 2014 के चुनाव में जहां बीजेपी के करीब 31% वोट शेयर थे, वहीं इस चुनाव में ये वोट शेयर बढ़कर 34% हो गया। हालांकि लोकसभा चुनाव 2019 के वोट शेयर से बीजेपी की तुलना की जाए तो उसे घाटा ही हुआ है। इसी साल लोकसभा में राज्य में 51% वोट पाने वाली भाजपा को विधानसभा चुनाव में 33.4% मत मिले हैं। झारखंड की हार के बाद 2017 तक 19 राज्यों यानी देश की 72% आबादी पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अब 16 राज्यों की 42% आबादी तक सिमट कर रह गई है। बीते एक साल में ही बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अब झारखंड समेत 5 बड़े राज्यों में सत्ता गंवाई है। मार्च 2018 तक 21 राज्यों में देश की 70% भूभाग पर काबिज थी बीजेपी, जो अब घटकर 16 राज्य और 34% ही रह गया काबिज भूभाग। एक साल में बीजेपी ने गंवाए 5 बड़े राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और अब झारखंड में सत्ता गंवाई। बीजेपी को मुख्यमंत्री सौंपने के आरोपों की रणनीति में भी करना होगा बदलाव। बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों से बनाई दूरी, केंद्र के मुद्दों का लिया सहारा। पीएम मोदी पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 हटाने, एनआरसी जैसे राष्ट्रीय मुद्दे नहीं भाए जनता को। 2020 दिल्ली और बिहार बीजेपी के लिए चुनौती। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने की थी 9 रैलियां। 81 में से 60 विधानसभा सीटों को किया था कवर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 6 रैलियां कर 24 विधानसभा सीटों को किया था कवर। हरियाणा और महाराष्ट्र में उम्मीद से कम प्रदर्शन रहने के बाद अब झारखंड में झटका लगने से
बीजेपी को अपनी उस रणनीति में भी बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है जिसके तहत उस पर मुख्यमंत्री थोपने के आरोप लगे। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में राजनीति तौर पर कम प्रभावशाली समुदाय से आने वाले नेताओं को सीएम बनाया। बीजेपी ने मराठों के दबदबे वाले राज्य में ब्राह्मण समुदाय के देवेंद्र फडणवीस, जाट बहुल हरियाणा में खत्री पंजाबी मनोहर लाल खट्टर, पाटीदारों के वर्चस्व वाले गुजरात में जैन विजय रूपाणी और आदिवासी बहुल झारखंड में ओबीसी रघुवर दास जैसे नेता चुने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, राज्यों में अपनी नाकामी छिपाने के लिए अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर और एनआरसी जैसे मुद्दे उठाने और केंद्रीय नेतृत्व की ओर से राज्य पर मनमर्जी से मुख्यमंत्री थोपने जैसे दाव बीजेपी की नैया पार नहीं करा पा रहे हैं। बहरहाल 2020 में दिल्ली और बिहार बीजेपी के लिए चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सन टीवी न्यूज। तो देखा आपने रिपोर्ट में कि किस तरीके से अब जो है, अगर कहा जा रहा था कि मोदी लहर के चलते 2014 के बाद बाकी राज्यों में बीजेपी आई थी, तो अब कई सारे सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या अब मोदी लहर उल्टी चल रही है या फिर अब असर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि राज्य में तो कई सारे कारण है कि अब बीजेपी जाती नजर आ रही है, केंद्र से ऑपरेट किया जा रहा है और जितने भी कुल मिलाकर जो अपने वाले चेहरे थे उनको अगर मुख्यमंत्री के पदों पर बिठाया गया था, तो अब वो चेहरे उस तरीके से काम क्यों नहीं कर रहे जितने 2014 के बाद बाकी राज्यों में जो चुनाव हुए तब उन चेहरों ने काम किया था। चलिए आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमानों से जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ विष्णु कोलवाल जी, बीएसपी नेता मौजूद है स्टूडियो में, बहुत ही स्वागत है आपका। साथ ही साथ जन टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर एसके सुराणा जी भी मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा अन्य भी मेहमान हैं जो धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और शील धाबाई जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो आपका भी शील जी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शील जी, मेरा सवाल आपसे ही बनता है क्योंकि बीजेपी से हैं और बहुत ही बड़ा सवाल यहां पर बीजेपी के लिए ही खड़ा हो रहा है और बहुत बड़ी चुनौती थी झारखंड के चुनाव। तो आपको क्या लगता है कि 2014 में जब 80% भारत में भगवा लहराता हुआ नजर आया, यानी बीजेपी नजर आई, और उसके बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद ऐसा कहा गया कि मोदी लहर का ही असर था जिसके कारण बाकी जो राज्यों में चुनाव हुए तो धीरे धीरे भाजपा ने अपना परचम लहराया, लेकिन अब जो लहर है वो क्या विपरीत दिशा में चलनी शुरू हो गई है या फिर क्या कुछ कारण है? क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती झारखंड चुनाव भी थे और इसे भी, यानी ये किला भी बीजेपी अपना नहीं बचा पाई। नहीं, देखिए 2014 से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बढ़ा था वो आज भी कायम है। ये सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है। एक स्टेट अगर हार जाते हैं या झारखंड में जो परिणाम आए तो उसकी अगर हम बात करें तो वहां पर जो है लोकल मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहे और एक मैं यही वजह समझती हूँ। और जैसे जिस तरह जो परिणाम आया है मैं उसको स्वीकार करती हूँ। हम जो जनादेश है उसको हम स्वीकार कर रहे हैं और हम समीक्षा भी करेंगे इस पर कि हमारी क्या कमी रह गई, हम जनता की जो है नब्ज को समझ नहीं पाए। और इसके अलावा जिस तरह से विपक्षी दलों ने जो एनआरसी को जिस तरह से प्रचारित किया, दुष्प्रचार किया, नागरिक सीएए का दुष्प्रचार किया, लोगों में भय पैदा करने की कोशिश की गई कि आपको मतलब एक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश की गई उसका भी कहीं ना कहीं परिणाम में असर दिखता हुआ नजर आया है। और मैं समझती हूँ कि जीत होती रहती है। निश्चित तौर पे हम इस पर मंथन करेंगे कि हमने 5 साल में इतना काम किया लेकिन कहाँ हमसे चूक हो गई, क्या हम कार्यकर्ताओं की भावना को पहचान नहीं पाए या टिकट वितरण में कुछ हुआ या पुराने नेताओं से हमारी दूरी रही या गठबंधन होने में कहीं ना कहीं चूक हो गई। तो निश्चित तौर पर हम इसकी बहुत गहनता से समीक्षा करेंगे और सिर्फ एक झारखंड के जाने से अगर ऐसा प्रचार किया जाए कि बीजेपी सिमट रही है, ये बिल्कुल अन्याय है, बिल्कुल मैं सोचती हूँ बिल्कुल गलत विश्लेषण है।
शील जी, केवल एक राज्य की बात नहीं है, अभी 5वां राज्य हो गया है झारखंड जो बीजेपी के हाथ से निकलता नजर आया है। इसके पहले भी 3 और 4 राज्य ऐसे हैं जो धीरे धीरे उसके हाथ से निकलते गए हैं, और जब 5वां राज्य निकला है तो सवाल हर तरफ से खड़े हो रहे हैं। मैं वापस आपके पास आना चाहूंगी और उसका जवाब जानना चाहूंगी, लेकिन उसके पहले एसके सुराणा जी मौजूद है स्टूडियो में, उनसे जानना चाहूंगी कि क्या लगता है सर आपको कि बीजेपी को यहाँ पर सीख लेने की जरूरत है? उसका जो ढर्रा चलता आ रहा है, मुख्यमंत्री थोपने का कहें या फिर लोकल मुद्दों को नजरअंदाज करने का कहें? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा आपने। बीजेपी का जो ओवर डिपेंडेंस मोदी जी पर है, ये इसकी पराजय है। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने रैलियों की भरमार कर दी थी। 60, जैसा कि आपने बताया था पैकेज में कि 60 से ज्यादा सीटों पर उन्होंने प्रचार किया। उसके बावजूद स्ट्राइक रेट का केवल 60 सीटों में 25-30% पर सिमट जाना, ये एक बहुत ही झटके के समान कहूंगा मैं बीजेपी के लिए। दूसरा ये हुआ कि जो एनआरसी का मुद्दा इनको बहुत ज्यादा चलने की अपेक्षा थी, वो बिल्कुल भी नहीं चला। अब शील जी कह रही हैं कि उसको सांप्रदायिक रूप से भड़काने का कार्य किया गया, जबकि इसकी शुरुआत जो उसकी लैंग्वेज है, अब उसको भी अगर आज देखें तो आज जो आपके सुभाष चंद्र बोस जी के पोते हैं, उन्होंने, जो भाजपा के बड़े नेता हैं वहां बंगाल में, उन्होंने भी कहा है कि आपको अगर जब ऐसा ही था, धार्मिक आधार पे कोई डिफरेंस नहीं है, तो 5 धर्मों का नाम लिखा तो एक मुस्लिम भी लिख देते उसमें। और आप जब खुद ही कह रहे हैं कि मुस्लिमों का वहां पे नहीं हुआ है, तो ऐसे भी नहीं आते वो लोग वहां पे, अगर ये नहीं हुआ है तो अलग से एक धर्म को छांटने की आवश्यकता क्या थी? और मेरा तो यहां तक कहना है कि उसमें ये भी 5 धर्म भी लिखने की क्या आवश्यकता थी कि भाई जिसका भी प्रोसिक्यूशन हुआ है वो उसके लिए आने के लिए चूका है, तो कहीं कोई विरोध नहीं होता। तो इस तरह की लैंग्वेज लिख करके इसके बीज बीजेपी ने बोए और सोचा कि बहुत बड़ा ध्रुवीकरण का असर होगा, जो कि उल्टा दांव पड़ गया। और केवल मुसलमान ही नहीं, और भी जो सांप्रदायिक, जो सेक्युलर सोच वाले लोग हैं, उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने सड़कों पे स्वतः स्फूर्त, बिना कोई पार्टी के सपोर्ट के स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन हुए, और ये पासा मुझे लगता है एकदम ही उल्टा पड़ा और बीजेपी को। और ऐसा दिख भी रहा है कि आज उन्होंने जो एनआरसी की बातें थी, खुद प्रधानमंत्री ने उसको झूठ बोला कि नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, और एनआरसी की जगह आज एनपी आया जो कि बहुत ही डाइल्यूटेड है। यहां तक है कि वो कह रहे बायोमेट्रिक तक हम नहीं लेंगे। तो लग रहा है कि इसका तो ये जनता को इससे सबक लेना चाहिए कि जहां भी उसे लगे कि कोई भी सत्तारूढ़ दल उनकी इच्छा के विपरीत जा रहा है, तो उसको इसी तरह से परिणाम दे करके उनको रास्ते पे लाना चाहिए। बिल्कुल। विष्णु कुलवाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो कि बीएसपी नेता हैं। विष्णु जी, आपसे तो मेरा यही सवाल है कि क्या लगता है आपको कि बीजेपी का अगर यही डर रहा, 5वां राज्य तो हाथ से निकल ही चुका है, बाकी जो छोटी पार्टियां हैं उन्हें फलने फूलने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा? नहीं, देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो अभी तक इन हार को, ये हार स्वीकार करना नहीं चाहते। ये सब जनता के सामने कहना चाहते हैं कि जो भी जनता ने फैसला किया हम उसका सम्मान करते हैं। अरे भाई, आप 2014 के बाद 2019 तक जो चुनाव हो रहे हैं, उसके अंदर आपकी लगातार हार पे हार हो रही है, और उसको भी आप यो जनता का मजाक और माहौल बना रखा है। एक धर्म के नाम के आधार पे कब तक आप वोटों को कब तक आप बुनाते रहोगे? अब जनता को भारतीय जनता पार्टी की हकीकत स्थिति का पता पड़ गया है। और देखिए, ये देश मजबूत रहना चाहिए, चाहे राज भारतीय जनता पार्टी का, चाहे किसी अन्य दल का, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा समझ लिया है कि हमारे सिवाय कोई देश में राज करने वाला अगले 50 साल में आने वाला ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को अभी 7 साल में दिखने लग गया है कि आज हमारी स्थिति क्या है। इनके जो नेता है वो बाहर क्या बोलते हैं और अंदर क्या बोलते हैं, जब तक दोनों की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, जब तक भारतीय जनता पार्टी की लगातार दिन पर दिन प्रतिदिन इनको गिरावट का सामना करना ही पड़ेगा। बहुत भ्रम पाल रखा है आपने। कोई बात नहीं, भ्रम तो आपको हो रहा है मैडम, आप भी बोल रहे हो भ्रम की भाषा तो आप बोल रहे हो भाई, आप भ्रम तो आप कर रहे हो, मतलब लोकसभा में गुंडागर्दी आप कर रहे हो और भ्रम मुझे बना रहे हो।
हम भ्रम कहां फैला रहे हैं? आप इसका हम जवाब तो दीजिए। जनता को अवगत करा रहे हैं। मैं इनकी बात का जवाब दे रही हूँ। ये नहीं कह रहे हैं कि मुस्लिमों को इसमें जो इन्होंने ये नहीं कहा, इन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य ने कहा है बात। तो नहीं, मैं इनकी बात का जवाब देती हूँ। इनकी बात का जवाब दो। मुस्लिमों को ऐड करने की बात कर रहे हैं। मुस्लिमों को मतलब जो भी कंट्री है उनमें मुसलमानों के साथ में वहां पर कोई अत्याचार या कोई भी किसी तरह की तो कोई अच्छी बात है ना। परेशानी नहीं है। नहीं है तो आप मान क्यों रहे हो? मान लो एक जने को है, तो कोई अहमदिया मुसलमान है उसको है, कोई बोहरा मुसलमान है उसको है, कोई शिया है उसको है। नहीं, जिसको है वो आए ना, अभी भी दिया है ना। नहीं तो आप उसमें नाम लिख दो ना। आप केवल उसके अंदर ऐड कर दो मुस्लिम, आपके सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। 2 मिनट में सारे प्रदर्शन अभी तक तो यही माना जा रहा था। ऐड करने में तकलीफ क्या है? नहीं आएंगे तो नहीं आई है जब वहां पर आप एज्यूम क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब सीधा बाजी प्रधानमंत्री जी ने जो आज सुबह कहा उसको भी आप मना कर रहे हो क्या? उन्होंने कहा ये कानून मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है। आप बोल रहे हो, इन्होंने कहा लिख दो। तो लिखने में तकलीफ क्या है आपको? लिख दो ना। लिखने में तकलीफ क्या है? लिखने में तकलीफ क्या है आपको? लिख दो, लिख दो। लिखने की बात क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? आप पहले लोकसभा में अलग बोलते और बाहर आके अलग बोलते। ये तो थोड़ी नीति है। ये तो थोड़ी नीति है। लिंच कर दिया गया। योगेंद्र जी हमारे साथ बीच में जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी योगेंद्र जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बड़े एक गौर कर रहा था कि जब 26 पे बीजेपी थी, 44 अलायंस को मिल रही थी सीटें और हेमंत सोरेन 24 सीट पे, यानी कि 2 सीट का फासला था। तभी 4:05 पर रघुवर दास कहते हैं कि सरकार तो हम बना लेंगे। अभी भी आप गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र इनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब तो मेंढक का स्वागत उस वक्त करना चाहिए था आपको। थी वो 36-35 जो वो चल रहा था, 36-35 तो कभी नहीं चला। चला है ना। 26-44 था उस समय, 26-44, 24 पे उस वक्त हेमंत सोरेन थे। 38-32 चला तो जोश में आ गए थे आप लोग जी। और मैं दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा। देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी में नो डाउट 2014 से भी बहुत ही बेहतर प्रदर्शन 2019 में किया, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बीजेपी को इसकी वजह समझनी होगी। देखिए, राहुल गांधी की लीडरशिप इस दौर में भी मोदी से 19 थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मानना चाहिए कांग्रेस को भी। विकल्प का एक बड़ा अभाव था। बीजेपी को कतई गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि हम जो कर रहे थे जनता उसे पसंद करके वोट दे। विकल्प का बहुत बड़ा अभाव था, ये समझना होगा बीजेपी को। और राज्यों के अंदर रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, उनके पास तो विकल्प मौजूद हैं वहां पे। तो इसमें वो बिल्कुल वो सोच के चलते हैं कि मुझे वोट किसको देना है। ये बीजेपी के समझ का फर्क होगा। महाराष्ट्र में भी जो हुआ और हरियाणा में देखे भूपेंद्र हुडा जो टक्कर दी उन्होंने, ये एक अलायंस के साथ में सरकार तो बना ली, लेकिन जिस तरह से सोच के चल रहे थे कि हम सबको बाहर कर देंगे, वो नहीं हो पाया। 81 से 65 सीट का यहां दावा कर रहे थे। आप गैर आदिवासी बिल्कुल नेता लेकर के आ रहे। चले, वो भी मैं बीजेपी को कहूंगा कि जातिवाद से आप ऊपर उठ के राजनीति कर रही है, होनी चाहिए, और नफा नुकसान की कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप उसकी प्रॉब्लम को तो समझिए। 28%, 26% जो आबादी है, 28 उसकी रिजर्व सीट है 81 में से, आप उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझ रहे हो। खूंटी यात्रा जिसे महत्वपूर्ण यात्रा कह रही थी बीजेपी, जब रघुवर दास वहां पे गए, एक पहली यात्रा ऐसी थी जहां पे उन पे चप्पल, जूते, टमाटर, अंडे फेंके गए। उससे एहसास होना चाहिए था आदिवासी कितने आक्रोशित हैं। जिन 9 जगह पे नरेंद्र मोदी साहब ने सभाएं की, वहां एक सीट नहीं जीत पाए। मुझे लगता है कि बीजेपी को यह बड़ी बात है कि समझना चाहिए कि आप केवल नेशनल इश्यूज पे चर्चा कर रहे हो। धारा 370, CAA, NCR, ये सब चीजें नहीं चलती हैं। पब्लिक को लोकल इश्यू भी चाहिए। ठीक है, आप राष्ट्रीय स्तर पे इन सब चीजों पे चर्चा कर सकते हैं, जनता समझती है, पढ़ी लिखी दुनिया है, ऐसा नहीं है। तो ये तो बीजेपी को देखना होगा कि वास्तव में ऐसा क्या हो रहा है कि मार्च 2018 तक 21 राज्यों में 70% भूभाग पे जिस बीजेपी का कब्जा था, वो गिर करके 34% पे आ गया। कोई तो वजह होगी। साल भर के अंदर 9 राज्य गवा चुकी है, माफ करेगा 5 राज्य बीजेपी गवा चुकी है। यह वो राज्य हैं जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ऐसा नहीं है कि बीजेपी शायद समझ नहीं रही ये है। बड़े राज्य, मुझे छोटे लगता नहीं है है कि बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को समझ पा रही है और शायद यही कारण है कि 370 NRC या फिर CAA के मुद्दे आ रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरीके के मुद्दों को की तरफ ध्यान भटकाया जा रहा है जनता का, तो शायद यही कारण है कि वो बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है कि जो लहर है वो उसके खिलाफ कहीं ना कहीं बहती नजर आ रही है।
बिल्कुल देखिए मैं लहर अभी भी नहीं कहूंगा कि ना कोई खिलाफ की लहर थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रणनीतिक चूक है बीजेपी का। अब ये अगर शील दवाई जी इजाजत दें तो मैं इसे अहंकार भी कह सकता हूं। जिस आजसू के साथ में 2000 से आप चले आ रहे हो, आज भी 10% वोट लेकर के गया है वो, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो। आप अपनी पार्टी के नेता जो बड़े पूरे समय से झारखंड में बीजेपी को खड़ा करके रखे हुए थे, आप उनके टिकट काट रहे हो, तो आपको कहीं तो भरोसा करना पड़ेगा। आपकी लीडरशिप को आप इग्नोर कर रहे हो, आप धरातली कार्यकर्ता को छोड़ करके दूसरे की गोद में खेलने की कोशिश कर रहे हो। ये सब चीजें नहीं चलती हैं, उनका अपना कोई वजूद होगा। यही बड़ा कारण रहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, स्पीकर और मुख्यमंत्री तीनों को हार का सामना करना पड़ा। जिस सरयू राय जो बीजेपी का एक चेहरा वहां पे था, जमशेदपुर ईस्ट से क्या हुआ, रघुवरदास जी के सामने चुनाव लड़े, वो जीत गए, उन्हीं से हारे 15,000 वोट से, जहां 70,000 से जीते थे। जहां 70,000 से जीते थे। देखिए एक तरफा चुनाव था, तो समझ का एक बड़ा वो रहा, कोई समझना ही नहीं चाह रहा था, ना पर्यवेक्षक समझना चाह रहे थे। ओम प्रकाश माथुर राजस्थान से गए थे, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, राजनीति के अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो उस हवा को पहचान ही नहीं पाए। किसी राजनीति दूरदृष्टि से कोई नहीं देख पाया कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी की आग कहां तक फैल सकती है। सबसे बड़ा खामियाजा उसी का उठाना पड़ा। आप समझ ही नहीं पाए वहां पे कि कार्यकर्ता क्या चाह रहा है, आप नए प्रयोग कर रहे हो। योगेंद्र, उसके अलावा ये भी रहे जो और कई मुद्दे रहे, जो महंगाई, बेरोजगारी, हाँ, जनता उस पर चर्चा चाहती है। ये सब मुद्दे भी थे जिसपे कि कोई जवाब नहीं मिल रहा था जनता। देखिए पुलवामा, 370, एनआरसी, सीएए, ये तब तक ही है जब तक आपके पास में सामने विकल्प का कोई अभाव है। जिस दिन विकल्प होता है उस दिन सब चीजें गौण हो जाती हैं। जनता अपने जुड़े मुद्दे चाहती है। बिल्कुल, बाकी ये सब इश्यूज होने चाहिए, ठीक है, लेकिन पेट नहीं भरता इनसे, लोगों को रोजगार नहीं मिलता इनसे। बिल्कुल, बाकी सारे राज्यों में भी ये चीज उभर कर सामने आई है कि कभी भी लोकल मुद्दों को उतनी ज्यादा तवज्जो बीजेपी के द्वारा नहीं दी गई है, बड़े मुद्दों को उछाला गया है। इसके अलावा स्थानीय क्षेत्र के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी जो चीजें हैं उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया, और शील जी खुद इस बात को स्वीकार करती है। नहीं, देखिए एक बात और मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। धारा 370 की बात हो रही थी, एनआरसी की बात हो रही है, सीए की बात हो रही, ये हमारे एजेंडे में था। जब से हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो आजादी के बाद से ही हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी धारा 370 हटाने की बात थी, ये बार बार लगातार मांग चलती रही थी। इसको पूरा करना कोई गलत नहीं था। ये इसलिए हमने नहीं किया था कि हमारा जनाधार घट रहा है या हम जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर रहे, क्योंकि ये हमारे एजेंडे में था, इसलिए हमने किया। बिल्कुल शील जी, एजेंडे में जरूर शामिल था, लेकिन प्राथमिकता यहाँ पर क्या थी, इस बात पर ध्यान एजेंडे नहीं पे दिया आप समय के साथ में बदलाव करते हो। राम मंदिर भी हमारे मुद्दे में था। 2014 में राम मंदिर मुद्दे में नहीं था। बता दो आप, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आपकी पार्टी का फैसला नहीं है, उसका सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप कैसे 2014 राम मंदिर साहब का क्या लेन देन? 2014 का खुद देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर के बारे में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कहेगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। आप कैसी बात बोलते हो? राम मंदिर का हमने समर्थन नहीं किया क्या? हमने विरोध किया राम मंदिर को? आप विपक्ष पार्टी को बोलते हो, हर बार विपक्षी पार्टी बोलते हो। आप लोगों का कहना क्या है? जो आपके साथ है साथ है, और कोई विरोध तो विरोध है। मैं ये कहता है प्रीति, मैं 30 सेकंड का समय चाहूंगा। देखिए आपने कहा कि एजेंडे में आप 2014 का आप अपना घोषणा पत्र देखिए, उसके अंदर साफ लिखा है कि एफडीआई को लागू नहीं करेंगे। एफडीआई कितना हो गया? तो 28% लेकर के आ रहे हैं, आप तो 50 क्रॉस करके 100 बार भारत बंद किया था आप लोगों ने। नहीं, देखिए 100% है, 100%। ये कागज अर्थव्यवस्था को देखने नहीं चाहते, व्यापारी काम कर रहा है, कहा जा रहा है। आपको सिर्फ अपनी सत्ता दिख रही है, सत्ता। व्यापारी क्या कर रहे हैं बेचारा? आत्महत्या करने जा रहा है व्यापारी। हिंदुस्तान के इतिहास में 70 साल के इतिहास में व्यापारी का भी आत्महत्या नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के राज में आत्महत्या कर रहा है, जिसका वो सबसे बड़ा वोटर है। आपके देखिए ना, यूपी में क्या किया था मायावती के समय में, क्या हो गया? बिल्कुल, चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा यूं ही हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे लेकिन चर्चा जारी रहेगी।
तो चलिए खास खबर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं। श्याम शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है श्याम जी आपका। इसके साथ ही राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो सवाल वही है, बीजेपी को लेकर बातचीत हो रही थी। झारखंड में जिस तरीके से झारखंड फिसला है बीजेपी के हाथ से, 5वां राज्य हो गया है और उसके पहले भी मात खाती रही है, लेकिन उसके बाद भी संभलने का नाम बीजेपी ने नहीं लिया और अब भी अगर नहीं संभली तो इसका परसेंट जितना घट रहा है, वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती दोबारा बीजेपी के सामने खड़ी हो जाएगी जो 2014 के पहले से थी। तो श्याम शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये चीज जानना चाहूंगी कि ये 5वां राज्य है झारखंड जो बीजेपी के हाथ से निकला है। क्या लगता है आपको कि वाकई में अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की जरूरत है भाजपा को? देखिए प्रीति जी, जो स्थितियां, जिस प्रकार का प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में किया, वो सफल नहीं हो पाए। वहां पर उन्होंने कहा कि देखिए कि 62 सीटों पर कवर किया प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने, और जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। कोशिश उन्होंने की हो रही थी कि राम मंदिर 4 महीने में बना देंगे। इसके अलावा वो कह रहे थे कि 370 धारा हटा दी गई है और नागरिक संशोधन विधेयक बिल का भी उन्होंने जिक्र किया। नागरिक संशोधन बिल का कुछ फायदा मेरे को लगता है कि लास्ट में मिला उनको, जो सीटें कुछ आई है शायद उससे कुछ आ गई, नहीं तो इतनी भी सीटें नहीं आती। ये बात सही है कि भाजपा को मौजूदा स्थिति में जो कुछ वो आज राष्ट्रीय स्तर के बाद नारों को और वादों को राज्यों में जाकर के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगा रहे, लोकल लीडर्स को साथ लेते नहीं है क्योंकि वो उनकी तरजीह उनकी बराबरी नहीं कर पाते। तो ऐसी स्थिति में आज जो स्थिति बीजेपी की बनी हुई है, बीजेपी जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, वो सोचते हैं पार्टी तो ये 2 में ही निहित है, बाकी कोई नेता इतना प्रभावशाली नहीं है देश में जिससे कि वो प्रचार प्रसार कर सके। देखिए वहां के मुख्यमंत्री जो रघुवर दयाल जी थे, उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक तौर पर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेता हूं। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। असली तो प्रचारक दोनों पार्टी के थे, ये दोनों नहीं ले रहे कि हम हार की जिम्मेदारी हम लेते हैं और जो कुछ फिर होना चाहिए होगा। तो इसलिए भाजपा को सोचना पड़ेगा। भाजपा को अब जब बंगाल के चुनाव होंगे, दिल्ली के चुनाव होंगे और इसके बाद बिहार के चुनाव होंगे, 3 बड़े राज्यों के जब चुनाव होंगे, तो ऐसी स्थिति में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जो कुछ कह रहे थे कि 4 महीने में मंदिर बना देंगे, सब कुछ कर देंगे, लेकिन आदिवासियों को तो वहां की जमीन और जंगल चाहिए था, उसको कोई लेना देना नहीं था। उसको राम मंदिर से लेना देना था क्योंकि वो राम को तो मानते नहीं, वो तो अपने पहाड़ के देवता को मानते हैं, जो कि पहाड़ के देवता को आपने उद्योगपति को देने के लिए ठान ली थी, उसकी सुनी नहीं किसी की। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकल मुद्दों को, जो स्थानीय मुद्दे थे, उसको आप कवर नहीं करते क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, क्योंकि प्रधानमंत्री हो, देश के हो, आपको तो राज्यों से कोई लेना देना ज्यादा होता नहीं है। आप कह सकते हो कि हम कुछ दे सकते हैं, गृह मंत्री जी भी देश के हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रीति जी, जो कुछ भाजपा ने अपने प्रचार प्रसार में किया, वो सरकार के साथ साथ वहां के आम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सरकार के मंत्री हार गए, मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार गए। तो ऐसी स्थिति में आप देख लीजिएगा कि क्या स्थिति आगामी जो 3 राज्यों के चुनाव होंगे उसमें होने वाली है। आप देखिएगा कि मैं मान के चलता हूं कि लोकसभा का चुनाव उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीता, और वो कैसे जीता, उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर जीता। और मोदी जी ने कहा मैं चुनाव लड़ रहा हूं और कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, इसलिए पूरे देश में मोदी चुनाव लड़के जीते और प्रचंड जीत गए। लेकिन राज्यों में मोदी चुनाव नहीं लड़ते, राज्यों में तो वहां के विधायक, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के स्थानीय नेता लड़ते हैं, लेकिन उसको उनको जो तरजीह देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। तो इसका परिणाम बीजेपी को भोगना पड़ा। और मैं मान के चलता हूं जब हरियाणा और महाराष्ट्र में जो कुछ स्थिति हुई, तो उसके बाद भी भाजपा ये समझ ही नहीं पाई कि हम अगर लोकल स्थिति में हम नहीं जुड़ेंगे, लोकल लोगों को नहीं आगे लाएंगे, तो हम वहां के राज्यों को नहीं प्राप्त कर सकते। अब दिल्ली में अगर यही स्ट्रेटेजी रही, बिहार और बंगाल में यह रही, तो भाजपा की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। फिर आने वाले समय में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो क्या कुछ होगा, कुछ पता नहीं है, क्योंकि मोदी जी अब हमेशा तो प्रधानमंत्री रहने वाले नहीं है। वो कह भी चुके 2024 के बाद मैं रहूंगा नहीं रहूंगा या कोई और रहेगा, तो कोई और पार्टी भी बन सकती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने आ गई है। जो कह रहे थे कि हम बहुत अच्छी स्थिति में और सारा देश हमारे साथ है, अब उनको महसूस होना चाहिए कि पूरा देश नहीं है। जब आपके साथ से
अब 7 राज्य चले गए आपके पास से, देखते देखते चले गए, 6 तो कांग्रेस के पास है। तो ऐसी स्थिति में आप दिखेगा कि 2 साल में जो परिवर्तन हुआ है और लोकसभा के बाद जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब ये झारखंड, तो इस तरह से श्री दाभाई जी बैठी हैं कि अगर एक पार्टी में यही स्थिति रही तो आने वाले समय में, अब क्योंकि राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं रह पाएगा, ये तो सपने देख रहे थे कि राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा तो हम जो कुछ निर्णय कर रहे हैं कर लेंगे और सारी देश की परिवर्तन स्थिति कर देंगे। तो मोदी जी, अमित शाह जी, आप भी समझो आप और अपने आप को परिवर्तन करो, आप देश के नेता बने रहो, स्थानीय नेता तो किसी और को बनने दो जिससे कि आपके राज्य बचे रहे, नहीं तो राज्य बचना संभव नहीं हो पाएगा। प्रीति जी, बिल्कुल। तो स्थानीय मुद्दों से जुड़ना या न जुड़ना बहुत बड़ी खामी कहीं ना कहीं मानी जा सकती है बीजेपी की, और सीख लेने की तो जरूरत है। राजन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि वाकई में बदलाव की जरूरत है, बीजेपी को बदलने की जरूरत है, सीखने समझने की जरूरत है, लेकिन सवाल ये है कि अभी जो चूक हुई है या पिछले 3 या 4 राज्यों में जो चूक हुई है बीजेपी से, वो कहां हुई है? यानी बदलाव की आवश्यकता तो है, लेकिन कहां कहां बदलने की जरूरत है? देखिए, जैसे श्याम जी ने कहा, मैं उसी बात को एंडोर्स करूंगा कि देखिए, सभी राजनीतिक दलों को एक वो जमाना देखिए कि जब राज्यों के छत्रप होते थे, वो अपने आप में शक्तिशाली होते थे, उनकी अपनी एक एग्जिस्टेंस होती थी, पूरे देश में पहचान होती थी। अब वो पिछले कुछ सालों से ऐसी स्थितियां हो गई है, पिछले 2-3 चुनावों के बाद से, कि राज्यों के छत्रप जो है वो खत्म होते जा रहे हैं और केवल जो सेंटर के जो छत्रप है वो ही सर्वे होकर के और अपनी राजनीति चलाने के चक्कर में उसका जो रिएक्शन जो है, उसका जो खामियाजा है, वो अब देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले इस चीज को कांग्रेस ने भुगता, अब बीजेपी भुगत रही है, क्योंकि बीजेपी ने इन चुनावों के अंदर जैसा उन्होंने सेंटर में चाहा, ठीक उसी तरीके से उन्होंने उसको कैंपेन को चलाया। ऐसे नेशनल जो इश्यूज हैं, नेशनल जो मुद्दे हैं, आप उनके भरोसे ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते। आपको आम आदमी की जरूरत की चीजों को देख करके चलना ही पड़ेगा। आम आदमी क्या चाहता है, उसको क्या, जैसे देश में आर्थिक स्थिति इस टाइम पे जो हो रही है, आर्थिक जो सुधार की जरूरत है, महंगाई बढ़ रही है और आलू प्याज वाली जो समस्या है, दूसरी चीज, छोटी छोटी चीज, भले केंद्र के सामने भले छोटी चीज लग रही हो, पर आम आदमी इन परेशानियों को भुगत रहा, तो इनका कहीं न कहीं निजात चाहता। वो ये नहीं चाहता कि 10 साल बाद में या 5 साल बाद में या 3 साल बाद में आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हो जाए, दुनिया की दूसरी नंबर की आ जाएगी, वो चीज नहीं। उसको जो आज जो भुगत रहा है उसका इलाज चाहिए उसको, और उसके इलाज का देखिए, नेशनल लेवल पे उन्होंने लोकसभा चुनाव में मैंडेट दे दिया, ठीक है, आप नेशनल लेवल पे करते रहो, बाकी राज्य स्तर पे 555 मिलियन की आर्थिक स्थिति बन जाएगी। और देश कहाँ जा रहा था श्री दाभाई जी, आप बता रहे थे कि अब देश कहाँ जा रहा है, काफी स्थिति कैसे होगी? तो उन स्थितियों से निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जो मुद्दे हैं, सड़क का है, पानी का है, बिजली का है, महंगाई का है, लोगों को आम जरूरत की चीजें आसानी से उपलब्ध कराने का, इन सब चीजों को ध्यान देना ही पड़ेगा। उन चीजों पर ध्यान देकर के ही आप राज्यों के अंदर अपनी सत्ता को बनाए रख सकते हो, राज्यों में अपनी सत्ता को चला के रख सकते हो। इन चीजों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप राष्ट्रवाद के, राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर किसी भी प्रदेश के अंदर आगे भी चुनाव जीतते रहोगे, इस तरह की कल्पना करना बेईमानी है। क्योंकि आज का जो वोटर है, उसने अपने आप यह समझा दिया है, बता दिया है, सब राजनीतिक दलों को बता दिया है कि वो आंख मूंद करके चलने वाला नहीं है, हवा में चलने वाला नहीं है। उसके अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये जो 3 राज्यों के जो परिणाम आए, चाहे हरियाणा के ले लो, चाहे महाराष्ट्र के ले लो, और अब झारखंड के ले लो, ये बिल्कुल सबके सामने है इसके अंदर। इसलिए अलग से कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, जहां तक मेरा मानना है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये जो बड़े मुद्दे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन पर गौर करने की बजाय स्थानीय मुद्दों को तो गौर करना ही चाहिए था। विष्णु कुलवाल जी, आप भी मौजूद हैं और बहुत अच्छा एक सवाल जो श्यामा जी उन्होंने भी उठाया कि अगर अर्थव्यवस्था की बात करें, चलिए आप अगर नेशनल मुद्दों को भुनाना भी चाहते हैं, भुना भी लीजिए, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं, जो आप पहले करते थे और अभी अगर हालत देखें, तो अर्थव्यवस्था तो सीधे तौर पर जो ग्राफ है वो गिरता नजर आ रहा है और मंदी का दौर वापस से शुरू हो चुका है। देखिए प्रीति जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मंदी तो दिखती नहीं है, क्योंकि इनके ही केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने कहा है कि हमारा देश आर्थिक व्यवस्था से बड़ा विकट स्थिति में गुजर रहा है, पर उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शायद गडकरी जी को नेता मानते नहीं है ये। क्योंकि जैसे राजस्थान के अंदर अभी हुआ
कि बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो राजस्थान की मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री का किस ढंग से इन्होंने अपमान किया, नारी का सम्मान करने वाले नारी का अपमान कर रहे। और आज स्थिति ये है कि इनको अपने देखिए दवाई जी सब लोग वही थे जो सीएम के हाथ जोड़ के आप लोगों ने अपमान किया, फिर अपमान कैसे बता दो मुझे। और अर्थव्यवस्था के अंदर भारतीय सरकार पूर्ण रूप से चल रही है। आप ये देखिए 70 साल के आपने सुना गया व्यापारी है, आज व्यापारी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। आज किस प्रकार की स्थिति देश में पैदा हुई। एक राष्ट्रवाद का मोदी जी दे रहे हैं, उससे जनता को कब तक गुमराह करते रहेंगे। राष्ट्रवाद 370 से मुझको मिलने वाला क्या है, 35 से मुझे क्या मिलने वाला है। इन लोगों ये बात करते हैं इन सेल हवाई जी को पता नहीं होगा कि क्या मिलेगा। आप जाओ ना कश्मीर जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, झूठे वादे झूठे नारे, ये बीजेपी का फंक्शन है। झूठी झूठ कब तक झूठ हो गया, क्या हो गया आप बताओ, आप बताइए, आप बता दीजिए के बाद वहाँ पर आप बिल्कुल आप हर बात पे अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते हैं क्या? आप सच्चाई तो सुनिए, सच्चाई से डर को या अन्य बातें रही हो, लेकिन जनता को अगर जरूरत है तो मूलभूत आवश्यकताओं की, उसके मूलभूत जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत कहीं ना कहीं बीजेपी को थी। और जितनी भी अभी तमाम बातें हुई है, बाकी राज्यों को लेकर भी हुई है, ओवरऑल जितने भी मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे भी चर्चा हुई है, मुद्दे जो है वो यही निकल कर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी अनदेखी की है। अगर नेशनल पर भी आप पता करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन प्राथमिकता तो आपको स्थानीय मुद्दों को ही देना होगा। अब अगर आपके एजेंडे में 370 शामिल है, आप उसे बाद में ले सकते हैं, लेकिन मूलभूत आवश्यकता, जैसे अभी अर्थव्यवस्था की बात करें तो मंदी के दौर से हमारा देश गुजर रहा है, रिसेशन हो चुका है, नौकरियां चली गई है, तो इस एजेंडे पर भी तो बीजेपी कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। शील जी नहीं, देखिए मंदी, आर्थिक मंदी, वैश्विक मंदी चल रही है। हम मानते हैं कि रोजगार जितने होने चाहिए थे लोगों को नहीं मिले, लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको, जिस तरह से बार बार कहा जा रहा है कि 5 राज्यों से बीजेपी हाथ से निकल गए। देखिए राजस्थान की बात कर लिए, राजस्थान में ये पैट आप तो मंत्री के बारे में बता दो मुझे, मैं व्यापारी आदमी हूँ, मुझे मंत्री के बारे में बता दो। मेरी बात सुन लो, हाँ सीधी मंत्री बता दो ना, आ रही हूँ आपकी बात, बताओ ये राज्य छोड़ा, आप तो और हारोगे, उसकी जो वही थोड़ी है, आपको बताइए। फिर बात सुनिए, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में ये हमेशा ट्रेंड रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, वहां लगातार 3 बार से बीजेपी थी। मध्य प्रदेश में भी लगातार 3 बार से एक बार वाला मामला नहीं था। हाँ तो वो कितने से वोट से गई है, वहां से 6-7। अरे छत्तीसगढ़ में तो आराम से पूरे से चले गए, छत्तीसगढ़ लेकिन 3 साल लगातार थी। महाराष्ट्र की आप बात कर लीजिए, भारी बहुमत होते भी शिवसेना ने धोखा दिया। ये बात, अब इसकी बात करते हैं हम झारखंड की, तो निश्चित तौर पर तो झारखंड में आप अकेले लड़के क्या कर रहे हैं? हरियाणा बनाई सरकार, हमारी बनी, किसी के लोगों की सरकार कब तक चलेगी? पूरे 5 जनता को गुमराह मत कर, 5 साल चलेगी। बिल्कुल। और इसके अलावा अगर हम धर्म के नाम पर बात की जाए, एनआरसी की बात करें, सीएए की बात करें, या ये भी कहा जाए कि धर्म के नाम पर अगर बीजेपी वाकई में वोट बटोरती है तो यहाँ पर धर्म के नाम पर वोट कम भी होते नजर आ रहे हैं साफ तौर पर, क्योंकि अभी जो फिलहाल देश में हालात बनते नजर आए हैं और जितनी हिंसक घटनाएं या विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर ही वो भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर भी जो बीजेपी है वो पिछड़ती नजर आई है। कहाँ सीख लेने की जरूरत है, ये मुझे लगता है कि इसकी लिस्टिंग करने की जरूरत है भाजपा को, क्योंकि अगर अभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, अभी स्थानीय मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, अभी उन सारे फैक्टर्स पर ध्यान नहीं गया जिन फैक्टर्स पर बीजेपी पिछड़ती नजर आई है, तो वाकई में अभी जो चुनौती है वो तो है ही, लेकिन आने वाले समय में इससे भी ज्यादा विकट चुनौती उसके सामने होगी, जिससे पार पाना और ज्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए हो जाएगा। श्याम जी, आप ही से जुड़ना चाहूंगी और दोबारा, जैसे कि शील जी अभी बचाव करती जरूर नजर आई हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो तो रहेंगे। स्थानीय मुद्दों को अनदेखा किया, चलिए ठीक है, नेशनल फैक्टर को अगर आप लेकर आना चाह रहे हैं, उस बेस पर अगर फतह करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन
नेशनल फैक्टर में भी आपको मूलभूत जो नागरिकों की आवश्यकता है उससे प्रायोरिटी देनी चाहिए, बजाय कि आप 370 या अन्य नेशनल मुद्दों की ओर जा रहे हैं। देखिए प्रीति जी, मैंने पहले भी कहा कि जिस प्रकार का झारखंड में माहौल था, अब ये मान ही नहीं रहे थे, ये मान के नहीं चल रहे थे कि इनकी पार्टी वहां सत्ता से बाहर हो रही है। दरअसल पहली बात तो उन्होंने इंडिविजुअल स्तर पर चुनाव लड़ा, करना ही नहीं चाहती। अरे 65 जीतने की बात, 81 में से 65 सीटें जीतने की बात हो रही थी। अब कितनी सीटें हुई? 65 में से तो आधी भी नहीं ले पाए, आधी 25 ही ले पाए। हाँ। तो आप बताइएगा कि कितने, ये किस तरह से बिल्कुल उसमें थे ही, धरातल पे थे ही नहीं। ये तो बिल्कुल हवाई जहाज से आते थे और भाषण देकर के वापस दिल्ली चले जाते थे। उनको वहां रात गुजारने की भी फुर्सत नहीं थी। पहले अमित शाह देखेगा कि जिस राज्य में चुनाव होते थे 15 दिन पहले ही डेरा डालते थे, एक एक कार्यकर्ता से मिलते थे, एक एक नेता से मिलते थे और निगाह रखते थे। अब वो गृह मंत्री बन गए देश के, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं छोड़ना चाहते पद। उनको पता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ दिया तो अभी नरेंद्र जी की, मोदी जी का प्रधानमंत्री पद हिलेगा क्या, या कोई और दूसरा आ गया तो क्या स्थिति बनेगी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी को अब पार्ट टाइम वाला जॉब नहीं करना चाहिए। उनको गृह मंत्री का पद, या तो गृह मंत्री का पद रखे या राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रखे, जिससे कि पार्टी के साथ पूरा न्याय कर सके। अब पार्टी के साथ आप न्याय नहीं कर पा रहे हो, आप केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ही पूरे देश में घूमेंगे और कोई नेता इनको है ही नहीं प्रचार प्रसार करने वाला। अब शील दाबाई जी का, आप भी, आपके लोग कितने गए यहाँ से जिससे कि पार्टी को जिता पाए। तो ऐसी स्थिति में मैं मान के चल रहा हूं कि झारखंड का चुनाव देश को नई दिशा दे गया और मृत प्राय कांग्रेस और बाकी दलों को जीवित कर गया, संजीवनी दे गया कि आप देखिएगा कि आप कोशिश करो, आगे बढ़ो। मिल गया। अब देखिएगा प्रधानमंत्री जी ने वहां पर 9 आम सभा की और अमित शाह जी ने 10 की। तो ऐसे बताइए कि 62 विधानसभा क्षेत्रों में आपने कोशिश की कवर करने की, लेकिन आपको मिली कितनी? 25 ही मिली। तो इसलिए आपसे जनता भी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाई, ये कम हो रही थी, इसलिए कहा 370 धारा हटाओ, नागरिक संशोधन विधेयक लाओ, बहुत सारी चीजें लाओ, लोगों को ध्यान बांटो और कोशिश करो कि ना तो महंगाई की पूछे कोई, ना कोई और चीज की पूछे। केवल ये कि देखिएगा हमने ये कर दिया, कभी हो नहीं सकता था। तो बहुमत होता है तो जो भी कुछ है करने की हिम्मत है तो करिए, कौन मना करता है। लेकिन इससे देश की विकास की गति मिल पाएगी, ये संभव नहीं है। आपने धार्मिकता जो ये देखिएगा, संविधान में 14 जो दे रखा, अनुच्छेद 14 है, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप धार्मिकता के आधार पर किसी को नागरिकता प्रदान करोगे। इसलिए ये जो जितना विवाद और शोर शराबा पूरे देश में मच रहा है, वो अनुच्छेद 14 में जो आप देखिए, आप शील दाबाई जी, आप अगर पढ़ोगे आप संविधान में, तो धारा 14 में आपको आजादी के जिस प्रकार से संविधान नागरिकता देने की बात कही है, उसमें ये नहीं है कि आप किसी, अब देखिएगा अब ये कहते हैं मुसलमान पाकिस्तान में सुरक्षित, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में बहुसंख्यक, ईसाई तो यूरोप में पूरे में बहुसंख्यक है। तो ये कैसे कह रहे हैं ईसाई का हमारे यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं, बाकी जगह नहीं रह सकते। तो इनकी धार्मिकता वाला माहौल, केवल आप ईसाई को तो जोड़ रहे हो, मुस्लिम को ये कह के हटा रहे हो कि वो तो वहां बहुसंख्यक है। तो ऐसे ईसाई तो पूरी यूरोप में बहुसंख्यक है, वो तो कितने देश है। तो शील दाबाई जी, आप ईसाई को क्यों लेना चाहते हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं भाजपा के बड़े नेताओं को, क्योंकि 2 ही बड़े नेता है, नरेंद्र मोदी या अमित शाह, अगर वो चश्मा वही लगा के घूमेंगे कि हम केवल हवाई जहाज से आएंगे, हवाई जहाज से वापस जाएंगे और पूरा प्रचंड बहुमत प्राप्त कर लेंगे, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। अब आपको राज्यों के अंदर घुलना मिलना पड़ना पड़ेगा और वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र से खजाना खोलना पड़ेगा उनके लिए, तो आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो फिर आप तो जैसे कहते थे ना, बीजेपी आई, भाजपा आई, बीजेपी कांग्रेस गई, तो अब क्या हो रहा है, कांग्रेस आई, बीजेपी गई, कांग्रेस आई, बाकी लोग सब आए और बीजेपी जाई। तो ये नारा उन्हीं का उल्टा पड़ रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत की जगह अब कौन मुक्त हो रहा है, ये तो यही बताएंगे। इसलिए संकट का समय बीजेपी के ऊपर आने लगा है। अब इस संकट को अगर समय रहते दोनों नेता समझ पाएंगे और एक पूर्णकालिक अध्यक्ष दे देंगे, तो इसी रूप से भला हो पाएगा। बिल्कुल।
राजेंद्र शर्मा जी, आपसे अंतिम सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि समय की बहुत कमी है और आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो यहाँ पर ये चीज तो निकल कर आ ही रही है कि 5वां राज्य झारखंड रहा, लेकिन इससे पहले जितने भी राज्य रहे, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो मराठों का वहां दबदबा रहा है, लेकिन वहां पर देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से आते थे। अगर झारखंड की बात करें तो आदिवासी किसी नेता को नहीं खड़ा किया गया। हालांकि भले हम धर्म को दरकिनार करके ये बात करें, ये पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी अगर हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर खत्री पंजाबी मनोहर लाल खट्टर, चलिए ठीक है, आप धर्म को परे रखकर अपने जो नेता हैं वो चुनते हैं, उन्हें खड़ा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इन तमाम मुख्यमंत्रियों को लेकर यह है कि आपने उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति को खड़ा करने के बजाय, या जो बेहतर वहां पर काम करता है या जिसका अच्छा खासा जनसंपर्क है जिनसे, उन्हें खड़ा करने के बजाय उन लोगों को खड़ा किया जिनसे आपके करीबी संबंध थे। तो ये बात बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में फिलहाल बीजेपी को लेकर है। कितनी बार उन्हें, देखिए बड़ी साफ सी बात है कि जो एक्चुअल में जो स्थानीय नेतृत्व है वो जब तक नहीं उभरेगा और जब तक आप लोकल लीडर्स को महत्व नहीं दोगे, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दोगे, ऊपर से नहीं थोपोगे, ऊपर से ही थोपते रहोगे, तब तक कोई अच्छे रिजल्ट आने वाले नहीं हैं। ये सारे परिणाम, चाहे आप हरियाणा की बात करो, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करो, चाहे और कहीं की छत्तीसगढ़ की बात करो, झारखंड की बात करो, कहीं की बात करो, आप तो आपके सारे परिणाम उसी दृष्टि से देखने को मिलेंगे। क्योंकि आपने पहले ही हरियाणा के अंदर सीएम का कर दिया साहब वही सीएम बनेंगे, महाराष्ट्र में आपने कहा कि वही सीएम बनेंगे, फडणवीस बनेंगे, और जहां तक झारखंड की बात है वहां भी आपने कहा कि साहब रघुवर दास सीएम बनेंगे। तो उस स्थिति के अंदर क्या है कि देखिए फिर इसी तरह के परिणाम आएंगे, क्योंकि वैसे भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था यह है कि जो एमएलए चुनकर के आए वो अपना नेता चुने। अब बिल्कुल उस तरह की स्थिति ले है कि साहब कांग्रेस पर आरोप लगाते हाईकमान तय करता है, अब यह हाईकमान ही तय कर रहा है। बिल्कुल अगर दिल्ली की जगह पे राज्य की राजधानी को केंद्रित किया जाए पॉलिटिक्स के अंदर और वहां के ही मुद्दों को लेकर के वहां के ही नेताओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए तो राज्य और केंद्र के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे, सही तरीके से सरकारें बनेगी, सही तरीके से सरकारें काम करेंगी। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं रास्ता है वो भटक गई है बीजेपी। सही रास्ता चुनने की जरूरत है, अगर वो चुन लेती है तो शायद राहें आसान हो, वरना यहाँ पे बहुत ही दुर्गम रास्ता है। अगले जो लोकसभा चुनाव है वहां तक के लिए तो बहुत ही दुर्गम यहाँ पर रास्ता होगा बीजेपी के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। समय की कमी है इसीलिए बहस को यहीं पर रोकना चाहूंगी। तो बने रहिए आप जन टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।